आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग 2-3 बातें पढ़े थे इस चैप्टर के अंतर्गत कि अगर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को v वेग से फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल का मान होगा उसको हम लोग देखे थे, क्या था, QV क्रॉस B था। अगर एक दूसरे के V और B लंबवत हो तब फॉर्मूला निकल के आया था QVB। ठीक, तो बल का मान कितना निकल के आया था, QVB का मान निकल के आया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जब एक आवेश को, जहाँ पे दो क्षेत्र क्रिएट है पहले से, विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र पहले से उसमें क्रिएट किया गया है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, तब उसमें किसी आवेश को v वेग से फेंकते हैं तो उस पर लगने वाले बल को हम लोग देखने वाले हैं, उस पर बल किस प्रकार से कार्य करता है उसको समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति नहीं लिखना है। ठीक, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिखना है इसमें कि मान लिया किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और चुंबकीय क्षेत्र V है, और एक दूसरे के लंबवत है दोनों के दोनों, तथा एक आवेशित कण Q लिखना है। इसमें हम जो बोल रहे हैं, एक आवेशित कण Q को दोनों क्षेत्रों के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। दोनों क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे तीनों के तीनों लंबवत है। पहले तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होगा, उसके बाद जो आवेश उसमें प्रवेश करेगा Q आवेश, वो भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत होगा। मतलब जो तीनों एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब एक का डायरेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्सिस, एक का डायरेक्शन मान लेते हैं वाई एक्सिस, और एक का डायरेक्शन मान लेते हैं जेड एक्सिस। सबसे आसान होगा। ठीक, उससे हम लोग का मान भी निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए, तो डायरेक्शन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने का मतलब ये है कि इस डायग्राम को पहले हम यहाँ दिखाते हैं, तब जाकर समझने के बाद इसी डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो करना क्या है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करना है। चुंबकीय क्षेत्र हम क्या कर रहे हैं, सतह के लंबवत क्रिएट कर रहे हैं, और बाहर की दिशा में बताए थे सतह के लंबवत और बाहर की दिशा में अगर डॉट से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र हम किस डायरेक्शन में क्रिएट किए। चुंबकीय क्षेत्र एक बना रहे जो कि किस डायरेक्शन में होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हम लोग सतह के बाहर की ओर होगा, सतह से बाहर की ओर होगा, इसलिए कि डॉट से दिखा रहे। चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा यहाँ पे किधर है, तो सतह से बाहर की ओर है। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र हम क्रिएट कर दिए सतह से बाहर की ओर। अब इसके बाद का जो बात है कि ये सतह के बाहर की ओर हम क्रिएट कर दिए एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और सतह से दूर जाते हुए दिखा दिए। अब इसके बाद एक हम लोग क्या करना है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करना है। विद्युत क्षेत्र क्रिएट करने के लिए, और विद्युत क्षेत्र हम किस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं कि इधर माइनस चार्ज रख देते हैं। विद्युत क्षेत्र क्रिएट करने के लिए सीधा रेखा में एक तरफ माइनस चार्ज वाला एक प्लेट रख दो, एक तरफ इधर एक प्लेट रख दो। ये एक प्लेट है, एक प्लेट को दर्शा दे रहे हैं। चलिए दूसरा कलर लेते हैं। ये एक प्लेट को दर्शा दे रहे हैं। जब दो प्लेट आमने सामने रखते हैं, तो एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और दूसरे सामने वाला पर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, और किधर से किधर होता है, तो किधर से किधर होता है, तो ये हम लोग जानते हैं प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है।
तो इस तरह से एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग ई से दिखा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र दिखा चुके, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है जो कि सतह से दूर जाते हुए सतह से बाहर की ओर, और ये सतह पर ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं, आवेश को फेंक रहे हैं इसके बीचों बीच, इसको बीचों बीच एक Q प्लस Q आवेश को इसके अंदर, इसको बीचों बीच क्या कर रहे हैं, V वेग से फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, V वेग से फेंक रहे हैं। अब इस पर दो कारणों से बल लगेगा, एक तो लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और एक लगेगा किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर बात करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो क्या करेगा। अब देखो यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है, और वेग किधर है, वेग हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ दिखा रहे हैं। वेग किधर दिखा रहे हैं, देख रहे, चुंबकीय क्षेत्र का एक बाहर की तरफ दिशा है और वेग की दिशा लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो ये एक दूसरे के लंबवत है, और जब लंबवत होगा तो इस पर जो लगने वाला बल होगा उसका दिशा कैसे निकलेगा, उसका दिशा कैसे निकलेगा। तो इसके लिए बताया गया था कि क्या करना है कि हम लोग को चारों जो चार उंगली होगा उस चार उंगली को किस डायरेक्शन में लेना है, तो उस चार उंगली को हम लोग किस डायरेक्शन में लेना है, भी के डायरेक्शन में लेना है। चारों उंगली को भी के डायरेक्शन में ले जाना है और उसको किधर घुमाना है, तो चारों उंगली को भी के डायरेक्शन में ले जाना है और उसको किधर घुमाना है, तो तब उसको घुमाना है हम लोग किस तरफ, इस बात को ध्यान में रखना है। भी के डायरेक्शन में ले जाने के बाद हम लोग बाहर की ओर घुमाना है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है। तो जब बाहर की ओर घुमाएंगे तो ये राइट हैंड थंब रूल बताया गया था कि जब इसको हम बाहर की ओर घुमाएंगे तो मेरा औंठा इसमें किधर जाएगा, तो मेरा औंठा इधर नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, इस पर जो आवेश होगा, तो इस पर एक पहले बल लगेगा, इस आवेश पर एक बल लगेगा, और उस बल का दिशा जो होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की ओर होगा। तो बल का दिशा, और ये बल जो होगा वो क्या लिखाएगा, एफ बी या एफ एम भी लिखते हैं। चुंबकीय बल को हम लोग एफ एम से दिखाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र का बात करेंगे तो उसका दिशा ऊपर की ओर है। तो हम लोग पता है कि जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का दिशा रहता है, अगर उसमें धनात्मक आवेश को रखते हैं तो उसी डायरेक्शन में उसमें विद्युतीय बल लगता है। जो विद्युतीय जो बल होता है एफ ई से दिखा सकते हैं, जो कि Q इंटू ई के बराबर होता है। और Q अगर धनात्मक हो तो जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ये F का भी दिशा होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा बल का, तो दूसरा बल इस पर लगेगा, जो किस ओर लगेगा, तो इस पर एक जो बल लगेगा तो विद्युतीय बल लगेगा, और इस विद्युतीय बल को हम एफ ई से दिखाते हैं। तो इसका दिशा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। और जो चुंबकीय बल लगेगा इसमें वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो एक ऊपर की ओर खींचेगा और एक नीचे की ओर खींचेगा। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है जिसका बल अधिक रहेगा। मान लो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा, अगर उसका मान अधिक होगा तो ये नीचे की ओर खिंचाएगा, और अगर विद्युतीय बल अधिक होगा तो ऊपर की ओर खिंचाएगा। अगर दोनों बल बराबर होगा तो ये सीधा रेखा में क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। ये सीधा रेखा में क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये तीन स्थिति उत्पन्न होता है, या तो चुंबकीय बल ज्यादा होगा तो नीचे की ओर खिंचाएगा, अगर विद्युतीय बल ज्यादा होगा तो ऊपर की ओर खिंचाएगा। अगर दोनों बल का मान समान होगा तो ये सीधे इससे क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। सीधे इससे क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो इसको समझते हुए अब इस डायग्राम को बनाना है। और इसमें सब चीज ध्यान रखना है, जो ये डॉट से दिखाया जा रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दर्शाया जा रहा है, और जो ये तीर का निशान ऊपर की ओर दर्शाया गया है ये विद्युतीय क्षेत्र का दिशा को दर्शाया गया है। और यहाँ से प्लस Q एक आवेश कम लिया गया है, जिसको भी वेग से इसमें लंबवत क्या किया जा रहा है, प्रवेश किया जा रहा है। जब इसका लंबवत इसलिए बोला जा रहा है कि इसका दिशा देखोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र है उसके भी लंबवत है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके भी क्या है, लंबवत है। तो हम लोग सबको क्या करते हैं, एक्सिस के अनुसार मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं V वाला को कि ये किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग गति कर रहा है। और विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग y के लॉन्ग मान लेते हैं कि y के लॉन्ग ये गति कर रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर की ओर है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये z के लॉन्ग गति कर रहा है, ये z के लॉन्ग गति कर रहा है। ये यहाँ से ये डायग्राम भी दिखा लेना है और ये डायग्राम भी दिखा लेना है, ठीक है।
दोनों डायग्राम दिखाने के बाद अब हम लोग कुछ डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ डेरिवेशन को करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे डायग्राम, वही डायग्राम को दिखाना वो परफेक्ट डायग्राम है, तो हम यहाँ पर फिर से एक बार बना देते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दर्शा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दर्शा रहे बी से। और यहाँ से ये ऊपर की ओर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे, और एक आवेश ले रहे जो इसके बीचों बीच होके जा रहा है। एक आवेश ले रहे क्यू, एक आवेश क्यू है, और क्यू कैसा आवेश है? धन आवेशित है, और इसके बीचों बीच यहाँ से निकलते हुए जा रहा है। ठीक, बीचों बीच या तो ऊपर की ओर खिंचाएगा, ये हम कंडीशन बता चुके हैं, जो कि भी वेग से जा रहा है। अगर दिशा का बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग किसको दर्शाया जा रहा है? तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी को दर्शाया जा रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी को दर्शाया जा रहा है। और इसका बात करेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ई को दर्शाया जा रहा है। और अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे तो जेड एक्सिस के लॉन्ग किसको? तो बी को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं दोनों बल का, तो पहले हम लोग विद्युत बल नहीं चुंबकीय बल का बात करेंगे। पहले हम लोग किसका? चुंबकीय बल का बात करेंगे। और चुंबकीय बल का जब बात करेंगे तो चुंबकीय बल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो एफ एम से दिखाते हैं। किससे? एफ एम से दिखाओ या एफ बी से भी दिखा, इसलिए एम से ही दिखा देते हैं। सदिश के रूप में भी दर्शा रहे हैं हम लोग। तो इसका जो मान होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि अगर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत होता है तो क्या लिखाता है? क्यू भी बी लिखाता है, क्यू बी भी लिखाता है। और यहाँ पर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक दूसरे के लंबवत है, साइन थीटा का मान 1 हो जाता है। अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो इसको किसके लॉन्ग लिए है? तो इसके बल को हम लोग किसके लॉन्ग लिए है? अब देखो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम लोग सदिश के रूप में लिख लेते हैं, सदिश के रूप में लिख लेते हैं इसको। तो हम जानते हैं क्यू भी क्रॉस होता है क्यू भी। अगर हम लोग भी का दिशा देखें तो भी का दिशा के साथ लिखना है, तो भी का दिशा एक्स के लॉन्ग है, और एक्स के लॉन्ग होता है क्या लिखते हैं? आई कैप लिखते हैं। तो यहाँ पर भी का दिशा दर्शाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं ये, इसलिए कि यहाँ से आई कैप से इसका दिशा दर्शाया जा रहा है, उसके साथ क्रॉस करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस करना है जो कि किसके साथ? बी के साथ। और बी का दिशा किधर है? तो बी का दिशा हम लोग जो अगर बात करेंगे तो बी का दिशा किधर है? तो बी का दिशा के जेड के लॉन्ग है, के जेड के लॉन्ग को क्या लिखते हैं? के कैप लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो भी सदिश का मान है वो कितना है? तो भी आई कैप है। अगर जो हम लोग बी का सदिश का बात करेंगे तो बी सदिश का जो मान है बी क्या है? बी के कैप है। अगर इस तरह से भी हम लोग सदिश को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग रहता है या जेड एक्सिस के लॉन्ग रहता है तब। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो किसके साथ क्रॉस करना है? आई और के के साथ क्रॉस करना है, तो आपको क्या मिलेगा? तो ये हम फिजिक्स में बता दिए हैं, तो क्यू भी बी आ जाएगा, और क्रॉस में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के हो जाएगा। अगर आई क्रॉस के का मान का बात करेंगे तो ये हम एक तरीका बताए थे निकालने का कि आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अगर याद होगा, अगर 11 क्लास का याद होगा तो बताए थे कि क्या करो कि यहाँ से लाइन बाय लाइन लिख लो। लाइन बाय लाइन कैसे लिख लो? तो आई लिख लो, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, और जे लिख लो, एक जगह के लिख लो। तो बताया गया था कि अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव में क्या होगा, अगर उसका विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा। मतलब आई क्रॉस जे रहेगा, आई क्रॉस जे रहेगा तो उसका मान क्या मिलेगा? के कैप मिलेगा। लेकिन अगर जे क्रॉस आई रहेगा तो ये उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के मिलेगा। वैसे ही जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस में आई मिलेगा, लेकिन के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस में आई मिलेगा। वैसे ही के क्रॉस आई करेंगे तो प्लस में क्या मिलेगा? प्लस में जे मिलेगा। लेकिन अगर आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस में जे मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्यू भी क्या आएगा? माइनस जे कैप आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप आ जाएगा। तो ये एफ एम बी का मान हो गया। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं
तो दूसरे का दिशा अगर देखेंगे हम लोग, दूसरा बल कौन सा है, इलेक्ट्रिक विद्युत बल है। विद्युत बल को हम लोग एफ ई से देख रहे हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्यू इंटू क्या होता है, ई होता है। क्यू इंटू क्या होता है, ई होता है। और ई का ऊपर सदिश साइन मत दो, इसलिए कि हम लोग इसको किसके लॉन्ग है, ई किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है, मतलब वाई के लॉन्ग है। वाई के लॉन्ग हम लोग क्या लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं। इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब इस पर, इस आवेश पर कुल बल का जो मान होगा, तो कुल जो बल होगा, तो कुल बल का अगर मान देखेंगे तो कुल बल जो होगा ये दोनों सदिश का क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। एफ एम प्लस एफ ई, एफ एम प्लस एफ ई के योगफल के बराबर होगा। अगर एफ एम का बात करते हैं तो कितना है, क्यू वी बी माइनस जे कैफ है, प्लस एफ ई का बात करते हैं तो क्यू ई जे कैफ है। प्लस वाला को माइनस, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं क्यू ई, और माइनस वाला को बाद में लिख लेते हैं माइनस क्यू वी, माइनस बाहर लिख लिया, और जे कैप को क्या करते हैं, कॉमन कर ले। जे कैप को क्या कर ले, कॉमन कर ले। तो जो कुल बल का दिशा है, उस बल का दिशा का बात करेंगे तो किस दिशा में लग रहा है, तो किस दिशा में लग रहा है, तो वो जे के लॉन्ग लग रहा है। तो बल का जो दिशा हुआ वो किस दिशा में लग रहा है, तो जे के लॉन्ग। जो कुल बल का मान है वो किसके लॉन्ग है, जे के लॉन्ग है। ठीक, और जे किस दिशा में था, तो जे को अगर याद करेंगे तो जे किस दिशा में है। अब देखिए जे का दिशा ये ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जे का दिशा कहाँ पे, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे जे का दिशा ऊपर की ओर यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो जो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो जे के लॉन्ग होगा। तो जे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नीचे माइनस में रहता है, ऊपर प्लस में रहता है। ठीक, अब ये डिपेंड करेगा इस पर कि किसका बल ज़्यादा है, किसका बल ज़्यादा है। यह है विद्युतीय बल, यह है चुंबकीय बल। अगर विद्युतीय बल ज़्यादा होगा तो ऊपर की ओर लगेगा, अगर चुंबकीय बल ज़्यादा होगा तो नीचे की ओर लगेगा बल का दिशा। ठीक, इस प्रकार से ये बल का मान निकल के यहाँ पे आ गया। यदि ऐसा होता है कि जो कुल बल का मान हो, अगर ऐसा होता है जो कुल बल का मान है वो किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। और जो कुल बल का मान है किसके बराबर हो जाए, शून्य के बल के बराबर हो जाए। अगर परिमाण की कोई बात करेगा तो परिमाण अगर लिखना चाहेंगे तो परिमाण सिर्फ लिखना चाहेंगे, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो एक बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू ई माइनस क्यू वी बी। अगर कुल बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यदि तब कुल बल शून्य होगा। यदि F बराबर क्या हो जाए, जीरो हो, ये तभी होगा जब ये जो आवेश है वो सीधा सीधी क्या हो जाए, बीच से चला जाए। वो सीधा सीधी क्या हो जाए, बीच से तभी जाएगा जब ऊपर से जो लगने वाला बल है और नीचे में लगने वाला बल है, दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। ये बराबर तभी होगा जब कुल बल का मान क्या हो, शून्य होगा। जितना ऊपर लग रहा है उतना ही क्या हो, नीचे लगे। तब इस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो जीरो बराबर क्यू वी माइनस क्यू वी बी। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यू ई का जो मान आएगा वो कितना के बराबर है, क्यू वी बी के बराबर होगा। और क्यू से क्यू यहाँ पे कट कर देंगे तो एक रेशियो निकल के आता है। अगर वेग का रेशियो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, v बटे ई बटे बी के बराबर आता है। तो v बराबर क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे जो उस क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो कण है उस कण का वेग का बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो यहाँ पर वेग का बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जब वो क्या करेगा, वो सेंटर से होकर गुजरेगा, वो बीचों बीच क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। उसको विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से बीचों बीच पार कर जाएगा। तो उसके लिए वेग का मान क्या होना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ना वहां पे लिख लेना है। अब जो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ना है, अगला जो टॉपिक पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें लिखना पड़ जाएगा, तो इसको हमेशा जब भी रिवीजन करना है तो इसके बनावट और कार्य विधि हम लोग को इसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नोट्स बनाकर लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा नोट्स बन जाएगा,
जिसको फिर लिखना और फिर इस यहाँ से पढ़ना दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसमें से हम अभी लिखवा देंगे कि होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखवा देंगे। तो सबसे पहले साइक्लोटोन हेडिंग डालना है। साइक्लोटोन का डिफिनीशन के रूप में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो ये काम करता है, कैसा काम करता है, तो ये किसी भी कण का त्वरित करने का काम करता है। आयन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई भी आयन हो, उसको त्वरित का मतलब ही होता है उसको गति में क्या करना है, वृद्धि करने में मदद करता है। इसको गति में वृद्धि करने में मदद करता है कौन, साइक्लोटोन। तो ये इसके गति में वृद्धि करने में मदद करता है साइक्लोटोन, और बहुत ज़्यादा गति प्रदान करता है। किसका, या तो प्रोटॉन का या कोई भी आयन का बहुत ज़्यादा गति प्रदान करने में मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा गति प्रदान करने में ये क्या करता है, मदद करता है। और ये कैसे वर्क करता है उसको समझना है। ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल डायग्राम को समझना क्या है, मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसको हम ऑफलाइन क्लास में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक, हम ट्राई करते हैं कि क्लियर ढंग से ये समझ में आ जाए। ट्राई करते हैं क्लियर ढंग से ये समझ में आ जाए। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये किसी भी कण का गति ऊर्जा बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। त्वरित करने का मतलब ये है कि उसका गति को क्या करना, बढ़ाना। उसको गति बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है उसको समझना। सबसे पहले क्या करना है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करना है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देख सकते हैं, डॉट से दर्शाया गया है, मतलब ये सतह के क्या है, लंबवत है और बाहर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का बात करेंगे तो डॉट से दर्शाया गया है, और इसके दिशा का बात करेंगे तो डॉट से मतलब क्या है कि बाहर की ओर है, सतह के लंबवत है और बाहर की तरफ है। यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 डी प्रकार के आकृति को लिया जाता है। ध्यान समझिएगा, ये तो एक चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या किया जाता है, डी के आकृति को यहाँ पर लिया जाता है। डी जैसे इसका बनावट दिखता है। ठीक, एक पहला डी लिया जाता है, इसके जस्ट सामने में एक दूसरा डी लिया जाता है। इसके जस्ट सामने में एक दूसरा डी की आकृति लिया जाता है, और ये प्लेट टाइप का रहता है, ये खाली नहीं रहता है, ये पूरी तरह से क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ये पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, इस बात को समझिएगा। ये प्लेट जो सिक्का टाइप का होता है, आधा सिक्का समझ सकते हैं। सिक्का जो होता है ना, उसका 2 आधा पार्ट कर दो तो वही डी आकृति यहाँ पे बनता है। और दोनों सिक्का एक दूसरे से, मतलब एक सिक्का को आधा पार्ट कर दिए तो एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में ये खाली स्थान होना चाहिए, एक दूसरे से पूरे चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को तार से जोड़ते हैं, और तार से जोड़ने के बाद एक ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ऑक्सीलेटर मतलब क्या होता है, इसको विद्युत एसी करंट प्रवाहित कराते हैं। कौन सा करंट, एसी करंट प्रवाहित कराते हैं। तो अगर एसी करंट का बात करेंगे, एसी करंट कुछ इस प्रकार से काम करता है कि थोड़ा देर के लिए ये क्या होता है, ये प्लस बनता है और फिर ये माइनस होता है। ये वाला प्लेट क्या होगा, ये वाला ऋणात्मक, पूरा प्लेट ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर पूरा प्लेट क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन थोड़ा सेकेंड के बाद ये पूरा प्लेट फिर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, धनात्मक हो जाता है। बात को समझिएगा, जब भी एसी करंट देते हैं, जब भी अगर एसी सिग्नल देते हैं किसी भी चीज़ों को एसी सिग्नल देते हैं, ये थोड़ा देर के लिए ये टर्मिनल प्लस होता है और ये माइनस होता है, और फिर थोड़ा देर के बाद ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। इसका डायग्राम का अगर बात करेंगे तो ये 10 क्लास में बताया था कि एसी सिग्नल इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये थोड़ा देर के लिए प्लस हुआ, फिर 0 हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहता है। तो एसी करंट का यही एक नियम होता है कि जब ये 2 प्लेट में जोड़ रहे, तो ये एक प्लेट थोड़ा देर के लिए प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, थोड़ा देर के बाद ये माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। जब यहाँ पे दोनों प्लेट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान सुनना है और फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। चलिए इसको एक अलग से यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देते हैं। इसको छोटा सा डायग्राम करके, ये डी आकृति है, ये डी आकृति है,
और यहाँ पे एक डी आकृति है, ये छोटा कर दिए। पहले से तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट है ही, एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पहले से क्रिएट है ही बाहर की ओर, ठीक। अब इसको जब हम एक एसी करंट से जोड़ेंगे, जब इसको एसी करंट से जोड़ेंगे तो बात को समझिएगा, थोड़ा देर के लिए ये क्या बनेगा प्लस, ये क्या बनेगा प्लस, और ये क्या बनेगा माइनस। अभी थोड़ा देर पहले ही पर हम लोग देखे कि जब यहाँ पे कोई भी कण होगा, जब यहाँ पे कोई भी कण होगा, एक तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र का एक दिशा रहेगा। तो कोई भी कण होगा तो उस पर बल किधर लगेगा, इस ओर लगेगा, उस पर बल किधर लगेगा, इस ओर लगेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो, और वेग का दिशा भी इधर है, वेग का दिशा मान लेते हैं कि इधर है, तो इस दिशा में इस पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो दो बल अभी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय बल जो होगा नीचे की ओर लगेगा, एफ नीचे की ओर लगेगा, और जो विद्युतीय बल होगा वो एफ ई इधर लगेगा। तो अभी से जो दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रहा है बल, तो इसके बीच में रिजल्टेंट इसका बल आएगा, जो इसका परिणामी बल आएगा कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये गति कैसे करना शुरू करेगा, ऐसे गति कैसे करना शुरू करेगा, ऐसे। देखो यहाँ से गति ऐसे करना शुरू किया, ऐसे गति इधर भागेगा, इधर भागा, जैसे यहाँ पे इधर इसमें वेग आ जाएगा, यहाँ से ये इस तरफ भागा, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये इधर आया, अब यहाँ पे आते आते जैसे यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तब तक ये क्या होगा, तब तक ये क्या होगा, इसका दिशा चेंज हो गया रहेगा। इसका दिशा चेंज होने का मतलब ये प्लस हो गया रहेगा, ये वाला प्लस हो गया रहेगा, और ये वाला माइनस हो गया रहेगा। तब अब यहाँ पे जैसे ये पहुंचेगा कण, इस पर बल किधर लगेगा, प्लस से माइनस की ओर, अब बल इधर लगना शुरू हो जाएगा, बल इधर लगना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको तेजी से इस तरफ मोड़ देगा, क्या करेगा, तेजी से ये इस तरफ मोड़ देगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, तेजी से क्या करेगा, इस ओर मोड़ देगा। ये रिटर्निंग फिर जैसे यहाँ पे पहुँचता है, ऐसा टाइमिंग फिक्स किया जाता है कि जैसे ये यहाँ पे पहुँचता है फिर से टर्मिनल चेंज होता है, ये बन जाता है प्लस और ये बन जाता है माइनस। तो फिर से एक बल लगेगा, और जब बार बार बल लगेगा तो त्वरित हो रहा है, फिर से दोबारा इसमें और बल, इसका वेग क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और फिर तेजी से इधर फेंकेगा, और फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर ये टर्मिनल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और इधर वाला हो जाएगा माइनस। तो फिर से यहाँ पे एक बल लगेगा तेजी से, तो बल जब लगेगा तो ये त्वरित हो रहा है, मतलब इसका वेग बढ़ रहा है। अब बार बार वेग बढ़ने के कारण ये क्या होता जाएगा, ये बड़ा चक्कर ऐसे बनते जाता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा इसका वेग हो जाता है। तो इसका वेग बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है इसका, क्या इसको बोलते हैं, तो साइक्लोट्रॉन हम लोग कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का यूज इसीलिए किया जाता है, किसी भी कण का हम लोग क्या कर सकते हैं, वेग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए इसका विभवांतर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, और इसका विभवांतर लगभग कितना दिया जाता है, 10⁵ वोल्ट दिया जाता है। तो ये विभवांतर का मान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसके बोल सकते हैं कि जब ये विभवांतर ज़्यादा होगा तभी जाके इसमें जो कण होगा उस कण के हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा त्वरित कर सकते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा वेग बढ़ा सकते हैं। वेग बढ़ाएंगे तो उसका गति ऊर्जा में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो साइक्लोट्रॉन हम लोग उत्पन्न करते हैं इसमें आवृत्ति का मान कितना होती है, तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो दूसरा यहाँ पर डायग्राम पहले बना लेना है, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर लिखना है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। तो साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का बात करेंगे तो हम लोग अब चुंबकीय बल का बात करते हैं। तो जो चुंबकीय बल लगता है हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर क्या लिखता है, QV लगता है। और अगर इसमें हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं, जब ये वृत्ताकार पाथ में गति करते थे mv² बट्टे क्या होता है, r होता है, mv² बट्टे r होता है, बराबर QV होता है। अगर एक v से यहाँ पर v काट देते हैं, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो v का जो मान आता है, तो v का मान कितना आता है, तो v का मान आता है QV r बट्टे क्या है, m आ जाएगा, ठीक। यहाँ से v का मान इतना निकल के आता है। अगर हम लोग बात करते हैं टाइम का, तो इसके पहले ही बताए थे, v को हम लोग लिख सकते हैं, जो चाल होता है
दूरी, दूरी बटे क्या होता है समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दूरी एक वृत्ताकार पाथ का कितना होता है 2πr उसके परिधि के बराबर होता है। समय को t लेते हैं तो क्या आ जाएगा क्यू बी आर बटे एम हो जाएगा। हमको यहाँ से पहले t निकालना है या 1/t, 1/t को या आवृत्ति कहते हैं, तो 1/t निकालना है, 2πr को पूरा उधर भेजना है, तो 2πr को पूरा उधर भेजना है तो 2πr 1/t के साथ में क्या होगा गुना में होगा, तो उस तरफ इसको भेजेंगे तो आगे यहाँ से लिख लेना है, तो t 1/t का जो मान होगा हो जाएगा क्यू बी आर बटे, पहले से इधर m है और ये इधर गुना में इधर भाग में आएगा, तो 2πr भाग में आ गया, तो r से r कट गया। और 1/t को ही आवृत्ति हम लोग कहते हैं, जिसको हम f से दिखाते हैं, तो 1/f का मान कितना हो जाएगा क्यू बी बटे 2πm के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका आवृत्ति का जो मान आएगा क्यू बी बटे 2πm के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, तो इसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। ठीक, तो इसको लिख लेना है यहाँ तक, ये साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहलाता है। अगर गति ऊर्जा का बात करेंगे, इसका गति ऊर्जा क्या होगा, तो देखो आगे लिखना है हेडिंग, मतलब सब डॉट में ही लिखना है, इसी का पार्ट है। तो गति ऊर्जा का बात करेंगे तो त्वरित आयन का महत्तम गति ऊर्जा, तो देखो इसमें भी v का मान हम लोग क्या देखें क्यू बी आर बटे क्या होता है m होता है, क्यू बी बटे आर बटे m होगा। यहाँ पर v मैक्स कब होगा, जब त्रिज्या सबसे बड़ा हो, दोनों डिज होगा या डी होगा उसकी त्रिज्या के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो कैपिटल R लिख लेना है, R जो होता है स्मॉल r कैपिटल, स्मॉल r का हमेशा चेंज हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे गति करते जा रहा है, त्रिज्या इसका बढ़ते जा रहा है, और सबसे बड़ा त्रिज्या जब होगा उसका वेग भी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे R जो होता है दोनों डिश हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग डिज भी बोलते हैं, डिश की त्रिज्या कहलाता है, डिश की ये त्रिज्या होता है, दोनों डिश की ये त्रिज्या होता है। तो v मैक्स का मान होता है क्यू बी आर बटे m होता है। हमको महत्तम गति ऊर्जा चाहिए, तो महत्तम गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर v मैक्स कर देंगे, v मैक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये निकल के आता है महत्तम गति ऊर्जा का जो मान होता है q²b² r² बटे 2m होता है। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r में यही अंतर है कि स्मॉल r हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कैपिटल R जब ये पूरा जो डिस्क है या डी की आकृति है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है डी, तो ये पूरा जो डी की आकृति है इसके त्रिज्या का क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो कैपिटल R कहलाता है। अब कुछ दिया है साइक्लोट्रॉन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला साइक्लोट्रॉन का उपयोग लिखना है डॉट करके, तो इसमें लिखना है 1 नंबर नाभिक पर बमबारी। अब नाभिक पर बमबारी किस लिए करते हैं, तो नाभिकों का विखंडन करने के लिए या उसमें से नाभिक निकालने के लिए, नाभिक का विखंडन करने के लिए, नाभिक का विखंडन हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा हम लोग पढ़ते हैं ना, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिक पर बमबारी किया जाता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठोस पदार्थों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने तथा नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, ठोस पदार्थ के आयन में रोपित उसमें आयनित करने के लिए, आयन करने के लिए या उसके गुणों में कुछ सुधार करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीज़ सही है, तीनों लिख सकते हैं। एक है रोग में हम रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का तीनों उपयोग लिख सकते हैं। सीमाबद्धता लिखने की जरूरत नहीं, हाँ सीमाबद्धता भी एक लिख सकते हैं, इसका सीमाबद्धता क्या होता है। तो देखो बताया जाता है कि साइक्लोट्रॉन का सीमाबद्धता कितना होता है, मतलब कितना तक बढ़ा सकते हैं इसको, कितना तक बढ़ा सकते हैं इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी इसको प्रकाश की चाल तक ले जाना, ऐसा नहीं कि इतना चाल नहीं बढ़ा सकते कि वो प्रकाश की चाल तक पहुँच जाए। प्रकाश की चाल तक पहुँचने के लिए उसके लिए वो जो कण होगा उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, तो बताया जाता है सीमाबद्धता में कि अगर यहाँ लिखना सीमाबद्धता लिखने के बाद यदि गतिशील कण का चाल v है
तथा प्रकाश की चाल c है, c क्रम में हो, तो इसका द्रव्यमान जो होता है, जो कण का द्रव्यमान होता है वो कितना लिखते हैं हम लोग, m बराबर m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर मतलब उसके द्रव्यमान में भी क्या अंतर देखने को मिल जाता है। और वही m का मान अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी में m देखे थे ना, आवृत्ति में हम लोग m देखे थे, तो अगर साइक्लोट्रॉन के अनुनादी वेग पर निर्भर करता है तो उसका साइक्लोट्रॉन का आवृत्ति अगर देखेंगे अब, तो पहले हम लोग क्या देखे थे, साइक्लोट्रॉन का आवृत्ति F बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम। ऐसी m का मान इस रूप में लिखेंगे, तो इस रूप में लिखने के बाद आवृत्ति का मान इतना निकल के आता है, तो इसको लिख लेना है। अब जो आगे जो टॉपिक है बियो-सावर्त नियम, बायो-सावर्त नियम भी बोलते हैं, बियो-सावर्त नियम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टार लगा के रखना है, यहाँ पे डबल स्टार लगा के रखना है कि बहुत ज़्यादा बार इसको देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन पूछता है। बियो-सावर्त नियम, इसको ध्यान में रखना है, बियो-सावर्त नियम है क्या। कि बियो-सावर्त नियम वर्क कैसे करता है, क्या है, उस बात को ध्यान में रखें। तो देखो ये क्या करता है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को एक गणितीय व्यंजक प्राप्त करके देता है। कि अगर कोई धारावाही चालक है तो इसके कारण इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसको मैथमेटिकली फार्मूला निकाल के दिया बियो-सावर्त नियम, कि उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। कि अगर एक तार है, तार में धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, वो एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकाल कर दिया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बियो-सावर्त नियम कहते हैं। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिख लेना है। आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर तो एक मिनट, dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक मिनट रुक जाइएगा, किसी धारावाही चालक के अल्पांश dl द्वारा ऐसे लिखना जो बोल रहे हैं, dl द्वारा r दूरी बिंदु P पर, r दूरी स्मॉल r दूरी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dV, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dV है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dV है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, मान लो कि ये तार है, तार से I धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पे अल्पांश लेते हैं, छोटा सा हिस्सा तार का, यहाँ पे तार का लेते हैं, कट कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा, जिसका लंबाई हम क्या कर रहे हैं, dl कर रहे हैं, और इससे r दूरी पर एक यहाँ पर P बिंदु है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हम लोग बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, dV बता रहे हैं। ठीक, क्या बता रहे हैं, dV। अब इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेना है, डायग्राम को बनाने के बाद सबसे पहले बताया जाता है जो dV होता है, जो dV होता है वो समानुपाती होता है धारा के। इसमें धारा जितना ज़्यादा रहेगा, dV और dl का मतलब क्या है, ये स्मॉल लंबाई है, अल्पांश मतलब छोटा सा लंबाई को दर्शाता है, d आगे लगा देते हैं, और b के आगे d लगा है मतलब ये
ये छोटे से लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो उसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, dB से दर्शा रहे हैं। ठीक, तो dB जो होता है समानुपाती होता है I के। पहला ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरा बताया गया जो dB होगा वो समानुपाती होगा लंबाई के। पहले धारा के समानुपाती होगा, दूसरा लंबाई के समानुपाती होगा। तीसरा बताया गया जो dB होगा समानुपाती होगा साइन थीटा। जो dB होगा समानुपाती होगा साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल होता है और किसके बीच का यहाँ पर दर्शा देते हैं, ये किसके बीच का एंगल होगा। ये मान लेते हैं कि ये DL का दिशा है, यहाँ पे ये टेंजेंट लेंगे तो DL का दिशा हो गया, और ये किसका दिशा हो गया, ये R का दिशा हो गया। और दोनों के बीच का जो यहाँ पे एंगल बना इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा कर रहे हैं। तो इसी एंगल को हम लोग थीटा कर रहे हैं। तो ये DL और B के बीच का क्या होता है, कोण होता है। तो ये साइन थीटा क्या होता है, समानुपाती होता है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है जो dB होता है। जो dB होता है लिखते चलना है, तो जो dB होता है 1/r के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ये चार चीजों के साथ हम लोग देखें तो चारों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। जो dB समानुपाती लिखाएगा क्या क्या चीजों के, तो पहले हम लोग लिखे थे dB समानुपाती रहता है I के, तो I, दूसरा DL लिखे थे, तीसरा साइन थीटा लिखे थे, और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, नीचे में r² आ गया। जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, समानुपाती साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा, और वो स्थिरांक जो आता है उसको हम मान लेते हैं k से दिखा रहे हैं, तो k बराबर IDL साइन थीटा बटे r²। ये जो k का जहाँ k होता है, इस k का जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट बटे 4 पाई होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है। तो जो k का मान होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है। तो यहाँ से अगर dB का मान निकाल के आते हैं, dB बराबर क्या निकल के आता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r²। तो dB का ये फार्मूला निकल के यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अगर बात करेंगे तो थीटा किसके बीच का, यहाँ पे एक दो चीजें नहीं लिखवाए, R तो लिखवा दिए ऊपर ही, थीटा नहीं लिखवाए कि थीटा क्या है, I तो धारा होता है, ये तो याद ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट का जो मान होता है, म्यू नॉट का जो मान होता है, इसे पहले भी पढ़े हम 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। इसको हम लोग हेनरी पर मीटर कहते हैं, इसका मतलब हेनरी होता है। इसको चुंबकशीलता भी हम लोग कहते थे। म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, तो म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं क्या है, ये चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। इसका मात्रक भी याद रखना लो, हेनरी पर मीटर होता है। तो म्यू नॉट को हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक, तो म्यू नॉट को हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखना होगा, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलता है। थीटा अगर याद नहीं रहेगा तो थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा क्या है, थीटा को लिख लेना है, थीटा बराबर DL और R के बीच का कोण है, DL और R के बीच का कोण है, इसके DL तथा R के बीच का कोण है, DL तथा R के बीच का कोण है। ठीक, तो ये अगर याद नहीं रहेगा तो लिख के रख लेना है। बाकी ये पूरा क्लियर याद होना चाहिए, स्टेप किस प्रकार से लिखा गया, और ये फार्मूला याद होना चाहिए, अलग अलग जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो क्या होता है फार्मूला, dB म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन IDL बटे r²। देखो ये कहीं कहीं पर ये फार्मूला हो सकता है, कहीं पर सदिश रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर सदिश रूप में, लेकिन मेनली पहले यही फार्मूला याद रखना है। सदिश रूप में लिखने का तरीका बहुत सारे बताए हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ पर सदिश किसका बनेगा, I का नहीं बनेगा, ये DL का बनेगा। तो DL के साथ क्या लिख सकते हैं, DL क्रॉस R कैप लिख सकते हैं। दिशा बताने के लिए R कैप का यूज करते हैं ना, तो DL क्रॉस R कैप लिख सकते हैं। या एक और तरीका होता है कि R कैप नहीं लिखना चाहते हैं तो R लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में R क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नीचे में R कैप और क्या हो जाता है, क्रॉस होता है तो क्रॉस साइन हटेगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। और इसका परिमाण का बात करेंगे तो R कैप का परिमाण कितना हो जाता है। अब देखो ये
ये जो बराबर होता है, फिर से यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, किसी को याद नहीं रहेगा तो लिख लेना। ये जो बराबर होता है ये किसके बराबर होगा, डीएल साइन थीटा के बराबर होगा। कैसे, ये डीएल साइन थीटा की जगह ही लिखिए। हमको पता है कि जो दो सदिश का अगर परिमाण का बात करते हैं, यहाँ पर दो सदिश है ना, तो इसका हम लोग क्रॉस कैसे लिखते हैं, डीएल का परिमाण तो डीएल से लिख रहे, आर कैप का परिमाण। कभी भी एक मात्रक सदिश का परिमाण का बात करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यही होता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। यहाँ से क्या निकल के आया, डीएल साइन थीटा निकल के आया। मतलब डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर मतलब डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको सदिश रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ आर कैप नहीं लिख के आर वेक्टर लिखे, और जब भी आर वेक्टर लिखेगा तो यहाँ पे आर बनाने के लिए इसका परिमाणवान हो जाता है, लेकिन आर का परिमाणवान नहीं होता। इसलिए अगर आर सदिश लिख रहा है तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा जब ये सदिश आर लिखेगा तब। लेकिन आर कैप रहेगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये दो फार्मूला भी ध्यान में, लेकिन मेनली ये जो फार्मूला याद रखना है बिना सदिश का ये फार्मूला याद रखना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक, तो बायस अवॉर्ड जो नियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार देखने को भी मिलता है कि ये पूछा जाता है, इसका हम लोग प्रयोग भी देखेंगे। इसके प्रयोग से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए क्लास नहीं पर हम लोग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।